हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत वणोल हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने हमारे इस चैनल में वैभव लक्ष्मी विद्यालय मांडल की ओर से कक्षा 12वीं के प्रयोजन मूलक हिंदी के 3 वीडियो रखे हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम कक्षा 9, 10 और 11 में पूछे जाने वाले व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू समास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, समास व्याकरण का एक ऐसा अंग है जो न सिर्फ हिंदी में बल्कि गुजराती विषय में भी पूछा जाता है। और इसकी विशेषता तो ये है कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में इनके बारे में कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। तो हम अपनी ओर से जितना हो सके आपको इसका गहराई से अध्ययन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके भेद मतलब समास और इनके प्रकार। अब हम बारी बारी से समास और इनके प्रकार को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की रचना विधि। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। किसी भी सामासिक शब्द में यानी कि समास में 2 पद होते हैं, जिनमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे कि राजकुमार एक शब्द है जिनमें 2 शब्द हमें दिखते हैं, राज्य और कुमार। तो यहाँ पर हम राज्य को पूर्व पद और कुमार को उत्तर पद कहेंगे। सामासिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का विग्रह किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, समास होने के बाद बने हुए नए शब्द को सामासिक शब्द या संयुक्त पद भी कहते हैं। जैसे कि 2 अलग अलग शब्द थे, राज्य और कुमार। इनका एक नया शब्द बनता है राजकुमार। समास विग्रह किसे कहते हैं? जिस सामासिक शब्द में मिले हुए दोनों पदों को कारक या विभक्ति के साथ अलग किया जाता है तब अलग हुए शब्दों को शब्द विग्रह कहते हैं। जैसे कि राजकुमार सामासिक शब्द का विग्रह करने पर राज्य का कुमार समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर का कारक विभक्ति राज के साथ लगी हुई है, इसके साथ इसका विग्रह होता है। तो ये हुई समास की बात। तो दोस्तों, अब समास के प्रकार, इनके भेद। हिंदी में समास के मुख्यतः 6 भेद या प्रकार होते हैं। हालांकि इसके अलावा एक और भी समास है, मध्यम पद लोपी समास, लेकिन यहाँ पर हम इन शेष समास का मुख्यतः अभ्यास करेंगे।
जिनमें पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव, पांचवा है कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि समास। तो अब आगे देखते हैं एक के बाद एक समास के तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या लगाना पड़ता है। जहां दोनों पद एक दूसरे के विरोधी या दोनों पद एक दूसरे के पूरक होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो दोनों पदों के बीच ज्यादातर योजक चिन्ह, जिसे आप डैश बोलते हैं, ये लगता है। इस द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास। इस सामासिक शब्द का विग्रह करने पर समुच्चय बोधक चिन्ह और लगाया जाता है। इसके दोनों पद स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और दोनों का समान महत्व भी होता है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। तो बीच में समुच्चय बोधक चिन्ह और लगता है, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए एक दूसरे के पूरक होते हैं उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे ताला कुंजी। यहाँ ताला और कुंजी दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना ताले के कुंजी का कोई मतलब नहीं रहता और कुंजी के बिना ताला किसी काम का नहीं रहता। तो ये होता है समाहार द्वंद्व। और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए एक दूसरे के विरोधी होते उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर एक जब होता है तब दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। विग्रह करने पर विकल्प सूचक या अव्यय लगता है। आप यहाँ पर अथवा अव्यय भी लगा सकते हैं। जैसे रात दिन। यहाँ रात और दिन दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है। रात की उपस्थिति में कभी दिन नहीं होता और दिन में कभी रात नहीं होती। तो ये हुआ वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से पहला प्रकार जो है द्वंद्व समास, इनके ये तीनों प्रकार है। तो अब देखते हैं समास का दूसरा प्रकार द्विगु समास। बिल्कुल आसान समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिकाल, 3 कालों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह।
यहाँ पर पहला पद दूसरे पद की संख्या दर्शाता है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाता है। अगर शॉर्टकट में याद रखना है दोस्तों, तो विग्रह करते समय अंत में समूह ये शब्द जब आता है तो यकीनन ये द्विगु समास कहलाता है। तो अब चलते हैं समास के तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद अगर मुख्य होता है तथा पहले पद की कारक विभक्तियों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर 6 भेद होते हैं जो हम देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण के द्वारा देखें और समझें। जैसे कि एक शब्द है स्वर्ग प्राप्य, इनका विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्य। यहाँ पर बीच में को विभक्ति लगी है तो ये है कर्म तत्पुरुष। चिंतातुर, चिंता से आतुर, यहाँ पर कारक विभक्ति से लगती है तो ये करण तत्पुरुष है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यहाँ पर बीच में लगा है के लिए तो ये होता है संप्रदान तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से लगा अपदान तत्पुरुष। पितृपक्ष, पिता का पक्ष, का लगा तो हुआ संबंध तत्पुरुष। और जल क्रीड़ा यानी जल में क्रीड़ा तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष। तो इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा पता चलता है कि सामासिक शब्दों का विग्रह करने पर दो शब्दों के बीच में को, से, के लिए, से, का, में जैसे कारक चिन्ह आते हैं, यथा यह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो ये सूत्र रट ही ले। कोसे के लिए से कामे, कोसे के लिए से कामे, यह सूत्र याद रख लो। जब भी आप विग्रह करो और दो पदों के बीच को, से, के लिए, से, का अथवा में इन कारक चिन्हों को पाओ आप अगर, तो यकीनन यह तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता हो, अव्यय माने जिसका व्यय नहीं होता या जिसे हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा शब्द। ये पहला पद मतलब पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होता हो और समस्त पद या समस्त शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास की विशेषता ये है कि इसमें पहला पद छोटा होता है, यानी कि पहला पद उपसर्ग होता है और विग्रह करने पर बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगता, तो ये होगा अव्ययी भाव समास। जैसे आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेखटके। इनका विग्रह हम सोचे
तो आजीवन मतलब जीवन तक, यथाशक्ति शक्ति अनुसार, प्रतिदिन हर एक दिन, और बेखटके यानी बिना खटके। तो देखा आपने, बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दों की पुनरुक्ति होने पर मतलब रिपीट होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। देखते एक शब्द जैसे कि गांव गांव, यहाँ गांव शब्द की पुनरुक्ति हुई, हालांकि देखने पर ये द्वंद्व समास लगता है, लेकिन यहाँ इसका विग्रह होगा प्रत्येक गांव, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। हाँ दोस्तों, आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो इतने शब्द जो कि उपसर्ग कहलाते हैं, ये कुछ एक उपसर्ग में आपको बताता हूँ। आ, यथा, प्रति, बे, पुनरुक्ति। इस सूत्र को अगर आप याद रख लेते हैं तो यकीनन आपको अव्ययी भाव समास बिल्कुल आसान सा लगेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं अगला समास, कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, विशेषण मतलब जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है ऐसा शब्द, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है वो शब्द। मतलब पहले पद में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों की तुलना या उपमा प्रकट की गई होती है। जैसे कि नीलकमल, यहाँ पर नीला एक रंग विशेष है तो ये विशेषण है। कमल विशेष्य है क्योंकि कमल की तुलना की गई है, जिसकी तुलना की गई हो उसे विशेष्य कहते हैं। तो मतलब कमल की विशेषता है नीले रंग का, तो ये बताई गई है, तो ये होता है कर्मधारय समास। इसी प्रकार महाकवि, यहाँ पर महान विशेषता है, कवि विशेष्य है। दुष्चरित, दुष् मतलब बुरा, ये विशेषता है। चरित्र विशेष्य है। मतलब कि पहले पद में दूसरे पद की विशेषता दिखाई गई है। फिर भी अगर आपको एकदम आसान बना देना है तो शॉर्टकट ये रहा, दूसरे पद को कैसा प्रश्न करने से पहले पद में उत्तर मिल जाता है। जैसे कि कवि है लेकिन प्रश्न करे कैसा कवि, तो पहले पद में उत्तर मिलता है महान कवि, तो ये होता है कर्मधारय समास। आखिरी समास बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं, याद कीजिए पहला समास द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद प्रधान थे, और इस आखिरी समास में दोनों पद गौण हैं। जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि पहले या दूसरे किसी पद का प्राधान्य नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों पद मिलकर अन्य शब्द को प्रधान बना देते हैं, मतलब दोनों पद मिलकर जो अन्य शब्द बनता है वही मुख्य शब्द बन जाता है। देखते हैं, जैसे
घनश्याम, घन मतलब बादल, जैसा श्याम, श्याम मतलब काला है वह, बादल जैसा या घन जैसा श्याम है वह कौन? कृष्ण। तो यहाँ जो शब्द बना वो प्रधान हो गया। गजानन, गज मानी हाथी, जैसा आनंद मतलब मुख है वह गणपति। तो जो शब्द बना वो प्रधान हो गया। गज और आनंद दोनों गौण हो गए। निशाचर, निशा मतलब रात्रि में, विचरण मतलब घूमने वाला, निशा में विचरण करता है वह राक्षस। तो इस प्रकार इस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द की ओर, जैसे कि हाथी के मुख जैसा मुख अर्थात गणपति की ओर संकेत करता है। अगर इसका शॉर्टकट देखना है दोस्तों, तो जब भी हम विग्रह करते हैं तो ज़्यादातर भगवान या प्रसिद्धि वाले नाम ही आते हैं। और दूसरी बात है, जब हम विग्रह करते हैं तो आखिर में वह बोला जाता है, जैसे कि द्विगु समास में आखिर में समूह बोला जाता था, यहाँ पर है वह, ऐसा जब बोलते हैं तो ये होता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि समास कितना सरल है। इनको बार बार सुने, बार बार सोचें और रटना बंद करके समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो बड़े प्यार से देखा, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। आपको ये ज्ञान न सिर्फ हिंदी में बल्कि गुजराती विषय में भी उपयोगी होगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समास के बारे में अब कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आपको हमारे आने वाले वीडियो भी मिलते रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने अन्य दोस्तों को जो 9, 10, 11 में पढ़ाई करते हो, इन्हें जरूर शेयर करें। भरत कनुभाई वणोल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडल। धन्यवाद।